चिंतन को लेके सुना और अभी बहुत देर तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी इस कार्यक्रम में हमारे प्रमुख वक्ता वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं। क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम पहले से तय था और हमने आयोजकों से पहले निवेदन किया था कि हम आएंगे और 1 घंटा रुकेंगे चले जाएंगे, पर आयोजन यहाँ पर जो सबका उद्बोधन हुआ, सबने बहुत अच्छे सुझाव दिए। तो जो सामाजिक पीड़ा है उसके बारे में जिस तरह से आप सबने अपनी बात रखी है, जो सबकी चिंता है, इस चिंता को लेके हमें 2 लोगों की जय जयकार हमेशा करते रहना पड़ेगा, तभी हमें न्याय मिलेगा। एक जय संविधान और दूसरा जय सरदार पटेल। सरदार पटेल की हमेशा जय हो और संविधान की हमेशा जय हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हमेशा जय हो। और ये संविधान जब बना और संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ और भी लोग सदस्य थे, और जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमें नहीं भूलना चाहिए। कोई कितना भी भिड़ाए, तरह तरह की आजकल राजनीतिक दल के लोग बात करते हैं और आकलन कम करते हैं, पर ये देश हमें किस तरह से मिला है, कितने संघर्षों के बाद मिला है। और जो आज आग लगाने की कोशिश करते हैं, जहर बोने का काम कर रहे हैं, धर्म और जात के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, आज़ादी के समय अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर चलते थे। ये पढ़ने की जरूरत है, हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ये देश कैसे मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 साल जेल में थे, इंदिरा जी ने वानर सेना बनाई थी, सरदार पटेल जी और पूज्य महात्मा गांधी जी, ये सब पूरक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, भगत सिंह जी, ऐसे कई महान नायक थे जिन्होंने देश को बनाया और ये हमें एक संविधान बना के सुंदर सा संविधान दिया, अब जिसमें सबको जीने का मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। और समय समय पर बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं, संविधान में संशोधन भी हुए हैं। पर हमें आज जो परिस्थितियां हैं, अभी यहाँ पे डॉक्टर राकेश पटेल जी ने चिंतन जाहिर किया, स्वाभाविक रूप से आज चिंता का विषय है। मैं स्वयं सरकारी स्कूल में 12वीं तक पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी विधायक थे 77 में और शायद 74 का वर्ष है। और हम खुद माध्यमिक प्राथमिक शाला सुपेला में पढ़े अपने गांव में, हायर सेकेंडरी शासकीय स्कूल सीधी में किए। तो ऐसा भी नहीं है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, वहीं से पढ़ने वाले लोगों ने इस देश को आगे ले जाने का काम किया। वहीं से पढ़ने वाले लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सभी जगह सेवाएं दे रहे हैं, देश को चलाने का काम किया। पर दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश, खासकर जो शैक्षणिक अव्यवस्था है, 18 वर्षों में पूरी तरह से चौपट करने का काम किया हमारी सरकारें थी। अब ये कह सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत टोला मजरे में स्कूल खोलने का काम किया था, कई स्कूलें उन्नयन करने का काम किया था, शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया था, अधिकार संपन्न बनाया था। आज तो चपरासी भी मास्टर ही है, अति शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रही है। क्यों होगी सरकारी स्कूल में पढ़ाई? और प्राइवेट स्कूल एक टपरे में चला रहे हैं, अच्छे शिक्षक नहीं है तो भी मजबूरी में गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए मजबूर है। ये हमें चिंता करने की आवश्यकता है। जिस प्रदेश में, जिस देश में शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगी, तो बहुत कमजोर हो जाएगा। और ये जानबूझ के वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये शैक्षणिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग पढ़े नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से मांगेंगे? ये इनकी सोची समझी साजिश है। हमारी शैक्षणिक व्यवस्थाओं को पूरा कमजोर करने का काम किया। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? गांवों में कौन पढ़ता है? किसान का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा पढ़ता है, कौन पढ़ता है? ये बहुत तरीके से हमें लड़ाकर और किन चीजों में लगा देते हैं। अभी हमारी एक बहन यहाँ पर मंच पर आई थी और बोली नशा मुक्ति कराइए। अरे नशा मुक्ति जब उमा भारती जी नहीं करा पा रही है, हम और आप क्या करेंगे? नशा मुक्ति कराने का एक ही अधिकार है कि सत्ता बदल दीजिए, सत्ता बदल दीजिए। सत्ता बहुत दिन की हो गई, इस सत्ता में 18 वर्षों में प्रदेश की जनता को यही नशा मिला है। गांव गांव में आप किसी भी टोले मजरे में चले जाइए, सब जगह दुकानें, अवैध दुकानें संचालित हैं, पिए और पड़े रहे। तो यही चल रहा है। चुनाव में क्या हुआ वो भी चिंता जाहिर किया हमारी बहन ने, अभी बैठी है कुछ बाहर में।
इन्होंने चिंता जाहिर किया। और ऐसे ही सामाजिक चेतना लाने के लिए हमें शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो सरकार की अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे सारे दल के लोग बैठे हैं, पर मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, अगर गलत काम करे, अगर हम सरदार पटेल जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं तो सच बोलना सीखिए। सरदार पटेल जी ने देश की लड़ाई लड़ी और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि कई उनके उदाहरण हैं कि उनकी श्रीमती जी बीमार थी, मृत्यु हो गई थी, पर उन्होंने, वकील भी थे, महंगे वकील थे, बड़े वकील थे, न्याय दिलाने के लिए उन्होंने वकालत करते रहे। वो उनको किसी ने जानकारी दी, पर्ची में लिख के दिया, पर्ची जेब में रख ली। दूसरा कोई होता तो इतने स्वार्थ में आ जाता, वो अपनी विपत्ति में परेशान हो जाता, पर उसने अपने पक्षकार को न्याय दिलाने का पहले काम किया, उसके बाद फिर घर गए। ऐसे कई बार महामारी में वहाँ पे जहाँ के रहने वाले हम गए, उनके यहाँ दांडी यात्रा में उनके घर भी गए, हमने देखा कितने सादगी भरे जीवन व्यतीत किए थे। और इंग्लैंड में अगर उस तरह उस समय पढ़ाई किए थे, बैरिस्टर बने थे, इतने गरीब भी नहीं थे, किसान परिवार के जरूर थे, पर सक्षम थे, सामाजिक चेतना थी। पर हमेशा उन्होंने पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। हम सबको भी यही प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम लोग भी समाज के लिए कुछ करें और लोगों को देने का काम करें, मदद करने का काम करें। किसी के ऊपर धन लुटाने की बात नहीं है, पर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारें अगर गलत कर रही है, किसानों को समय पे खाद बीज नहीं मिल रहा है, महंगाई का अगर संकट है, भ्रष्टाचार है, तो कौन बोले? क्या क्या वादा करके सरकारें आई थी प्रदेश में। ये हमारी बहन लोग बैठी हैं, काकी लोग बैठी हैं, भौजी लोग बैठी हैं, प्रकट होते हैं मामा जी बच्चों के और सबको भांजा भांजी बना लेते हैं। और बदले में क्या दे रहे हैं, ये सोचिए, समझने की आवश्यकता है। आज बदले में क्या मिल रहा है? आपके पति को दारू पिला रहे हैं, भदोई साहब को सजा दे रहे हैं। कैसी बहन? इस तरह से होता है झूठा रिश्ता। क्या उमा भारती आंदोलन करने के लिए कई बार चेतावनी दी, अब तो उन्होंने कहा कि ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, हम तो संन्यास ले लेंगे। अरे उमा जी, हमारा आपसे निवेदन है कि आप संन्यास मत लीजिए, कई साल राजनीतिक जीवन बिताई है, खुल के लड़िए और सच बोलिए और जनता को न्याय दिलाने का काम करिए। आप अगर सत्ता की भूखी नहीं है तो संन्यास तो आपने बहुत पहले बचपन में ले लिया था, पर आपने लड़ाई लड़ी है इस प्रदेश के लिए। अभी आप शांति से मत बैठिए। ये प्रदेश की जनता न्याय चाहती है और ये जो देश और प्रदेश में भ्रष्टाचारी लोग, झूठे फरेबी लोग जो सत्ता में काबिज हो गए, इनको उखाड़ के फेंकिए। हमें न्याय तभी मिलेगा जब ऐसे लोगों को आप बेदखल करेंगे। इस देश को बनाने का काम किया। यही हमारे एक भाई ने शुरुआत में जब हमारे बोल रहे थे, बाद में भी बात रखी, आज हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने जो संपत्ति तैयार की थी, वो संपत्तियां बेचने का काम कर रहे हैं। कई ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जो पूरी तरह से आरएसएस के हवाले कर दिया, और कई ऐसी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, बहुत सारी संस्थाएं बेचने का काम कर रहे हैं, जहां हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। कहां से रोजगार मिलेगा? मध्य प्रदेश में भी अभी रोजगार के लिए जो वैकेंसी निकाल रहे, जो भर्तियां कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, बैकडोर से एंट्री कर रहे हैं। किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिलने वाला। ये सब क्या हो रहा है? हम तो नहीं देख रहे। अभी चुनाव आया, पहले कहते थे कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, अब क्या कर रहे हैं? अभी अब आगे 5-6 लाख। अभी मोदी जी ने अब युवा दिवस महीने में मनाते हैं। अब शिवराज सिंह जी कहते हैं कि अब 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, इतनी नौकरियों में भर्ती करेंगे। और ऐसे ही मोदी जी कह रहे हैं, जो कहते थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, अब 6 लाख साल में, कितने 8 साल में 6 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो ये लोग आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहाँ लेके जा रहे हैं। न शिक्षा, न स्वास्थ्य। ये कोविड के टाइम में कितनी जानें चली गई, दवाई के अभाव में लोगों की जानें चली गई। लोगों को न्याय पाने के लिए परेशान हो रहे थे, तड़प रहे थे, पैसा लेके घूम रहे थे।
पर सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल थी। लोग लॉकडाउन बिना सोचे समझे किया, पता नहीं कितने लोगों की जानें चली गई, किस तरह से लोग अपने घर में पहुंचे हैं हम लोग जानते हैं। इतनी मुश्किलों का सामना करके लोग अपनी जान बचाए। नोटबंदी में भी यही हुआ। नोटबंदी में किस तरह से पहले बोले जनधन का खाता खुलवाओ, कितने चालाकी से सब गरीब किसान मजदूर 15 लाख रुपए आने वाला है, काला धन तो हमारे खाता में आ ही जाएगा, सारा काम छोड़ के और लाइन में लगे रहे और खाता खुलवाया, 1000-2000 रुपए घर का लगा दिया। और जब सबका खाता खुल गया तो क्या किया, 2 रुपए भी नहीं दिया और वो पैसा जो घर में रखा था नोटबंदी करके जमा करा दिया। अपना पैसा ही, किसी को दुखी तकलीफ में था, कोई जरूरत थी, दवाई कराना था, किसी को कहीं जाना था, तो नोटबंदी में 1000 के बदले 800 रुपए मिलते थे, 700 रुपए मिलते थे और 300 रुपए कमीशन चोरी में। ये सब हुआ, ये बताना इसलिए जरूरी है। ये सरदार सेना के लोग, सरदार पटेल जयंती मनाने वाले लोग, हम बात करेंगे, सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। उनसे मेरा निवेदन है कि अब न भीमराव अम्बेडकर साहब है, न सरदार पटेल जी है, इनकी विचारधारा है, न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, न पूज्य महात्मा गांधी जी है, इनकी विचारधारा है। इन विचारधाराओं को लेके हमें जो वर्तमान में हमारे सामने परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, इसके लिए हमें लड़ना होगा, इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, आवाज बननी पड़ेगी। किसी भी परिवार में अगर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती थी, कितने लोगों को प्रेरणा देते थे। आप बता दीजिए, इतने लोग बैठे यहाँ पर, कोई भर्तियां हुई हो, कोई भर्तियां नहीं हो रही है, सभी स्कूलें खाली पड़ी हैं, हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं, ग्राम सेवक नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, बोलते थे हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। और सरदार पटेल जी उस समय जब देश का बागडोर संभाले थे तो उनका सपना था कि हमारा देश उत्पादक देश बने, विश्व में सबसे नंबर 1 अव्वल बने। आज देखिए किसके हाथ सारी सत्ता सौंप दे रहे। किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन किया अपने न्याय पाने के लिए, साल भर बैठे रहे, हटे नहीं। इनकी सारी जो प्रशासनिक जो कसावट थी, जो प्रताड़ना थी, सब कुछ झेला इन्होंने, जनता ने, किसानों ने, पर पीछे नहीं हटे तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। ऐसे ही हम सबको भी मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमें संघर्ष करना पड़ेगा कि हमारे सामने आज चुनौती है, अगर इससे हमें निजात पाना है तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज किसान जो पैदा करता है उसका रेट नहीं बढ़ता है, पर आप बाजार में लेने जाइए 5% हर वस्तु पे GST लगा दिया। किसान के पैदावार पे कोई नहीं, किसान का ट्रांसफार्मर, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, जला होगा 2-2, 4-4 महीने से, किसी को फुर्सत नहीं है बदलवाने की। ये समसामयिक विषय पे हमें चर्चा करना पड़ेगा। आज बिजली के बिल से सबसे ज्यादा परेशान है लोग। हमारी थोड़े समय सरकार थी, पर 100 रुपए 100 यूनिट, कोई भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं 100 रुपए से ज्यादा किसी का बिजली का बिल घरेलू नहीं आता। 10 हाथ पावर तक बिजली का बिल आधा करने का काम किया था। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सामूहिक रूप से तरह तरह की बातें हुई हैं। अगर हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने कुछ किया है तो हम उस पार्टी के सदस्य, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बात रखें। हम मानते हैं कि काशीराम जी ने सामाजिक चेतना पैदा करने का काम किया था, पर इन सब लोगों को क्या मिला? आज 4 लोग तो यहीं बैठे हैं महान विभूति, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी का समय कौन सी पार्टी में, कौन से दल में लगा दिया। क्या मिला इनको? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम किया उस दल ने, और आज ये स्थिति पैदा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो गई, जो संविधान को नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी देश को आजादी के बाद कितनी सारी संस्थाएं खड़ी करने का काम किया था, कितने सारे औद्योगिक संस्थान लगाने का काम किया था, कितने सारे सिंचाई उपवन परियोजनाएं तैयार की थी, और शिक्षा का कहीं स्कूल का न कहीं 10-20 किलोमीटर में, 25 किलोमीटर में कोई स्कूल हुआ करती थी। हमें ध्यान है, पूजनी पिताजी भी सुनाया करते थे कि कितनी दूर पढ़ने जाते थे, कितनी मुश्किलों से जाते थे। और फिर जिला मुख्यालय में एक महाविद्यालय था जहाँ से ग्रेजुएशन का था। तो ये कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। सच बात तो ये है कि जो किया कांग्रेस सरकार ने, देश और प्रदेश को बनाने का काम किया है। बाकी सारे लोग सिर्फ भाषण देते हैं। तो सरदार सेना से भी हमारा यही निवेदन है कि सरदार पटेल जी का नाम पर
हम सब अलग जगाएं, चेतना जगाएं, संविधान को बचाने की बात करें। पर अब नया दल बनाने की जरूरत नहीं है। कन्हैया कुमार से ज्यादा बुद्धिजीवी कोई नहीं है। पर कन्हैया कुमार आज राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल रहे हैं। और किस लिए? इस संविधान को बचाने के लिए। राहुल गांधी आज क्यों चल रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे हैं। जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए आज वो आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरे देश में और कितने हजार किलोमीटर क्यों चल रहे हैं? उनको क्या कमी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके परदादा थे जो देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा जी उनकी दादी थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे। पिताजी उनके देश के प्रधानमंत्री थे। उनको किस बात की कमी थी? पर उन्होंने ये तय किया कि देश आज संकट में है, हमारा संविधान संकट में है, आज हमारे बच्चों की पढ़ाई संकट में है, आज हमारे बेरोजगार संकट में है। इन सब बातों को लेके उन्होंने ये तय किया कि हम लड़ेंगे। और वो लड़ाई जब से शुरू की है तब से सरकार बैकफुट है। अभी हम सबको भी तय करना है, हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज का जो मेन विषय था, आज का मेन विषय था जाति जनगणना। जाति जनगणना 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने कराई थी। हमारे पास उसका डाटा है। राज्यवार ये पब्लिसिटी नहीं हुई। राज्यवार पब्लिसिटी नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार जब बदल गई तो केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। आज भी वो जो उस समय जनगणना हुई थी, अगर उसका पालन हो जाता तो आज शायद ये स्थिति नहीं बनती। पर हमारा जब वचन पत्र तैयार होगा, हम वचन पत्र कमेटी में है, कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र बनेगा हम उस कमेटी में है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने नेताओं से लड़कर उस कमेटी में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश में जाति जनगणना बनाने का विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराएंगे और मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होगी। और देश में भी जब सरकार बनेगी इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी 100% जाति जनगणना कराएगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने ये लड़ाई को विधानसभा में 27% आरक्षण के विषय को लेके हमारी जब सरकार बनी, पहले जब दिग्विजय सिंह जी थे तब भी 27% आरक्षण लागू किया था। पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण महाजन आयोग अर्जुन सिंह जी जब थे उस समय बना था और 14% आरक्षण की अनुशंसा की थी। और 27% आरक्षण कोर्ट में 10 साल तक चलता रहा। और यही वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं इन्होंने अपने लिए मानहानि के मुकदमा लड़ने के लिए 10 लाख का वकील खड़ा करते हैं, पर पिछड़ा वर्ग के लोगों को न्याय देने के लिए अच्छा वकील नहीं खड़ा किया और हमारा मिला हुआ आरक्षण वापिस हो गया। दोबारा हमारी सरकार बनती है, कमलनाथ जी ने 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। आज भी कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। रोक सिर्फ 3 विभागों में लगी थी, पर सरकार ने पूरा साल 1.5 साल पूरा रोक के रखा हुआ था। विधानसभा में इस बात की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस विधायक दल, पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि जब किसी पार्टी के नेता विधायक पूरा विधायक दल इस मुद्दे को लेके 27% आरक्षण को लेके विधानसभा में धरना भी दिया हम लोगों ने और स्थगन प्रस्ताव भी लाया और इस पर बहस भी हुई। और हमने मुख्यमंत्री जी को चैलेंज किया था कि आपने जब से आप सरकार में बैठे हो आपने SC ST OBC के हित में एक भी काम नहीं किया है। कुछ किए हो तो बता दो। आज भी हमारे SC ST OBC के जो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति नहीं जा रही है। यही सरकार है जो बड़ी बड़ी बातें करती है। बहुत सारे लोग पढ़ाइयों से वंचित हो गए, बहुत सारे परेशान हैं छात्र। ये सारी परिस्थितियां हैं हमारे सामने। आज हमको लड़ने की आवश्यकता है। आपके देखते देखते 27% जो पंचायती चुनाव में आरक्षण मिला हुआ था वो भी हमारा छिन गया और यही भाजपा की सरकार ने छीनने का काम किया। हम स्वयं मंत्री थे, सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण नहीं हुआ था, बाकी पंच सरपंच से लेके जनपद अध्यक्ष तक जिला पंचायत वार्ड तक आरक्षण हो गया था। पर जानबूझ के नया अध्यादेश लाके जो कि ये ला ही नहीं सकते थे। भारतीय संविधान में कोई अगर संशोधन हो जाता है तो राज्य सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती, पर जबरदस्ती ये अध्यादेश लाकर पूरा उसको उलझा के रख दिया और मिला हुआ आरक्षण चला गया। लोग जब न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाते हैं। कितनी सोची समझी साजिश के तहत आज हमारा मिला हुआ पंचायती राज का एक्ट जो था, जो मिला हुआ अधिकार था,
वो छीनने का काम कर लिया। आप बताइए, पहले हमारे जनपद में, जिला पंचायत में, सरपंच में, जनपद सदस्य में, रोटेशन में, और नगरीय निकाय में भी पार्षद से लेके नगर पालिका, नगर निगम, महापौर तक का सत्ता आरक्षण था। महिलाओं को भी रोटेशन में देने का काम किया था। यही दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये एक्ट बना था और उस एक्ट को भी तहस नहस कर दिया। आज न महापौर बन पाए पिछड़ा वर्ग के लोग, न जिला पंचायत अध्यक्ष, न जिला पंचायत के, न जनपद के अध्यक्ष, और कई जगह मिले हुए अधिकार पैसे सरपंचों में हमारी संख्या, भागीदारी कम हो गई। ये कौन लोग हैं जो हमें कमजोर करने का काम कर रहे हैं? ये हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। सरदार पटेल जी की अगर हम जयंती मनाते हैं तो सरदार पटेल जी और इनकी जो मिसेस थी, दोनों लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया था। शिक्षा के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम किया था, सामाजिक चेतना जगाने की काम की थी। आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि आज हमारे सामने संकट है, संकट है महंगाई का। 1100 रुपए सिलेंडर जो कांग्रेस सरकार में 400 रुपए जब मिलता था तो बोलते थे महंगाई डायरेक्ट आता है। 100 के पार पेट्रोल, डीजल भी 100 के आसपास। आज बताइए, किसान को सबसे ज्यादा डीजल की आवश्यकता है। मिट्टी का तेल कोटे से गायब, बाजार से भी गायब। अगर लाइट नहीं है, चिमनी के जोर में बच्चा पढ़ना चाहे या हमारी माता बहन घर में खाना बनाना चाहे तो मोबाइल के चार्ज में खाना बनाना पड़ता है। मिट्टी का तेल भी गायब और 103 रुपए लीटर, जो 1 रुपए 2 रुपए लीटर मिलता था, 10 रुपए लीटर जब हमारी सरकार बदली थी तब शायद था, इतने इससे भी कम था। आज क्या हो गया? ये सब चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं सोचेंगे समझेंगे तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा। 160 रुपए प्रति कुंटल धान और गेहूं बेचने पे बोनस मिलता था कि नहीं सोसाइटी से? जैसे ही मोदी जी आए थे सारा बंद करने का काम किया था। अब चुनाव नजदीक आए, इनको लगा कि अब किसान भी नाराज है, बेरोजगार भी नाराज है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा भी नाराज है, तो अभी शायद सुन रहे हैं ऐसा कि बोनस देने का इस बार ऐलान किया है, क्योंकि ये चुनाव उनको दिखाई दे रहा है। ये चुनावी वादों से दूर हटिए और ये देखिए कि कौन सच में आपका हितैषी है। किसानों का अगर हितैषी कोई है तो हमारी यूपीए की गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया था पूरे देश में। यहीं कई लोग बैठे होंगे जिनका कर्ज माफ हुआ था। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी, 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, पर 1 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। शायद यही आपके यहाँ भी हम आए थे कर्ज माफी का प्रमाण पत्र देने के लिए। और ऐसे पूरे प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था, आर्थिक अभाव होने के बाद। तो किसानों की कौन हितैषी है? बेरोजगारों की कौन हितैषी है? माता बहनों की कौन हितैषी है? 51,000 रुपए कन्या विवाह ये कांग्रेस सरकार ने किया। एकल विवाह में भी अगर कोई गरीब किसी भी जाति बिरादरी का हो, अगर अपने घर से भी शादी करता था तो 51,000 देने का प्रावधान कर दिया था, सीधे खाते में जाता। ये कांग्रेस सरकार की नीति है। गरीब का बच्चा पढ़े, मध्याह्न भोजन कांग्रेस सरकार ने शुरू किया, स्कूल ड्रेस कांग्रेस सरकार ने, बच्चियों को साइकिल देने का सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये कांग्रेस सरकार की योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 1 रुपए 2 रुपए किलो अनाज मिलता है, 5 किलो प्रति व्यक्ति, ये कानून बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। कोई भूमिहीन है अगर 22 प्रकार के लोगों को जोड़ा। पर आज अब ये कानून बन गया, इसको कोई नहीं बदल सकता, पर बोलते हमने किया। अरे लिखा रहता है उसमें पर्ची में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और ईयर भी डला रहता है। ये सब बातें बताने की आवश्यकता है। ट्रांसफार्मर बदलने की नीति बनाई थी, 7 दिन के अंदर बदल जाना चाहिए, नहीं संबंधित यही सस्पेंड हो जाएगा। पर आज हाहाकार मचा हुआ है, हम सबको लड़ना पड़ेगा। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, राजस्व का काम हो, कोई भी काम हो, सबका रेट फिक्स है। कोई जमीनी विवाद है, इससे देंगे, इससे वैकेट करेंगे, यही खेल चल रहा है। ये सारी बातें हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमारे जो युवा साथी हैं, इनसे हम निवेदन करेंगे, सरदार पटेल जी के नाम से जो सरदार सेना बनाई है, एक ओबीसी महासभा के लोग भी बैठे हैं, जितने भी सामाजिक चेतना मंच है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि अब वर्तमान में देखिए कि कौन पार्टी, कौन व्यक्ति आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा है। कोई पार्टी खुल के बोलने को तैयार नहीं है आज के दिन। अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। अगर आप न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे
तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। और हमने विधानसभा में लड़ा है, सड़क पे भी लड़ा है और आगे भी ये हम लड़ाई लड़ेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब हमारा वचन पत्र आएगा उसमें जाति जनगणना का उल्लेख रहेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जाति जनगणना कांग्रेस सरकार कराएगी। बहुत सारी और बातें हैं, मुझे हमारे क्षेत्र में भी कार्यक्रम है, फिर हमें शहडोल में रात में रुकना है, कल कमलनाथ जी के साथ कार्यक्रम है, इसलिए हम ज्यादा